नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी दुनिया से मैं एसके फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। यह हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 12 है। उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुई, उसके हिंदी सेक्शन में 100 प्रश्न हैं। उन्हीं 100 प्रश्नों में से 20 प्रश्न लेकर के यह वीडियो बनाई गई है और इसी तरह से पहले भी 20-20 प्रश्न लेकर के वीडियो बनाई जा चुकी हैं, जो पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11 के नाम से हमारे चैनल पर अपलोड हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? विकल्प हैं यथार्थवादिता, चित्रात्मकता, व्यक्तिवादिता, प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है यथार्थवादिता। पहला विकल्प सही है। छायावादी काव्य की विशेषता है चित्रात्मकता, व्यक्तिवादिता, प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। कौन सी विशेषता नहीं है? तो छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है उसकी यथार्थवादिता। छायावादी युग का समय जो है वह 1918 से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, संशय की एक रात के रचनाकार हैं? विकल्प हैं जगदीश गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। संशय की एक रात नरेश मेहता द्वारा लिखी गई है और यह एक खंडकाव्य है, पौराणिक गीत नाट्य है। तीसरा प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं? विकल्प हैं मोहन राकेश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ है। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहन राकेश ने लिखा है। लहरों के राजहंस नाटक किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहन राकेश ने लिखा है। चौथा प्रश्न है, होनहार बीरवान के होत चीकने पात, इस कहावत का अर्थ है? विकल्प हैं बचपन से ही बड़प्पन का संकेत, बचपन में सुंदर होना, दूर से सब चीज़ें अच्छी लगना, बड़ा होशियार बच्चा। तो इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है कि होनहार बीरवान के होत चीकने पात का अर्थ होता है बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। पांचवा प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, पंक्ति में अलंकार है, इस पंक्ति में अलंकार बताना है। विकल्प हैं विशेषोक्ति, उत्प्रेक्षा, विभावना, असंगत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। बिनु पग चले सुने बिनु काना में विभावना अलंकार होता है। और क्या होता है? जहाँ कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अब देखिए, यहाँ पे पैर नहीं है फिर भी वह चल रहा है, कान नहीं है फिर भी वह सुन रहा है, कोई कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे विभावना अलंकार है। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। छठवां प्रश्न है, चटिका का तद्भव क्या है? विकल्प हैं चटक, चक्र, चींटी, चिड़िया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। चटिका का तद्भव चिड़िया होता है। सातवां प्रश्न है, न्यून का संधि विच्छेद क्या है? विकल्प हैं निह धन यून, न धन ऊन, नि धन ऊन, न धन यून। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। नि धन ऊन, न्यून का संधि विच्छेद होता है। न्यून में कौन सी संधि है? तो न्यून में यण संधि है। यण संधि कहती है कि ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है। ई के बाद अगर कोई दूसरा स्वर आता है, ई के बाद अगर ई आएगा तब वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, लेकिन ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का य हो जाता है। यण संधि का सूत्र क्या है? प्रश्न है यण संधि का सूत्र बताइए। तो यण संधि का सूत्र क्या होता है? यण संधि का सूत्र होता है ई को यणचि। आठवां प्रश्न है, छितवन की छाह के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है विद्यानिवास मिश्र, गुलाब राय, रामविलास शर्मा, हरिशंकर परसाई। तो इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? इस प्रश्न का पहला उत्तर सही है। विद्यानिवास मिश्र जो हैं वह छितवन की छाह के रचनाकार हैं। छितवन की छाह है क्या? छितवन की छाह एक निबंध संग्रह है और यह कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नवां प्रश्न है,
सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? विकल्प हैं 84, 9, 8, 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का पहला उत्तर सही है। सिद्धों की संख्या जो है वह 84 मानी गई है। 10वां प्रश्न है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण विनुन विराजई कविता वनितामित, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? विकल्प हैं घनानंद, केशवदास, तुलसीदास, जायसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केशवदास ने इन लाइनों को लिखा है। और इन लाइनों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। केशवदास की जो अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका। तो अब यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कि कवि प्रिया की रचना किसने की है? तो उसका उत्तर हो जाएगा केशवदास ने की है। रसिक प्रिया की रचना किसने की है? तो उसका उत्तर है केशवदास ने की है। रामचंद्रिका किसने लिखी है? तो इसका भी उत्तर है केशवदास ने लिखी है। और जहांगीर जसचंद्रिका किसने लिखी है? तो इसका भी उत्तर है केशवदास ने लिखी है। और ये चारों रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। रामचंद्रिका की रचना विधा क्या है? तो रामचंद्रिका एक महाकाव्य है। 11वां प्रश्न है, नील देवी के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नील देवी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नील देवी एक ऐतिहासिक नाटक है जो संवत 1938 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1938 में लिखा गया था। 12वां प्रश्न है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे जो दुख से नहीं डरेंगे, पंक्ति किस रचनाकार द्वारा लिखित है? विकल्प हैं नरेश मेहता, भगवती चरण वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि यह लाइनें रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई हैं। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और उनकी किस रचना के लिए मिला था? तो उर्वशी के लिए मिला था। और उर्वशी की रचना विधा क्या है? तो उर्वशी एक महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 13 है, परती परिकथा के रचनाकार हैं? विकल्प हैं फणीश्वरनाथ रेणु, उदय शंकर भट्ट, नागार्जुन, रांगेय राघव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है परती परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। और यह कब प्रकाशित हुई थी? तो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है फणीश्वरनाथ रेणु हैं। मैला आंचल उपन्यास आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में आता है। 14वां प्रश्न है, जहांगीर जसचंद्रिका किस कवि की रचना है? विकल्प हैं जमाल, रसखान, केशवदास, रहीमदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जहांगीर जसचंद्रिका केशवदास की रचना है। किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। केशवदास की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है रामचंद्रिका और यह एक महाकाव्य है। 15वां प्रश्न है, हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? विकल्प हैं कासिम शाह, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। हंस जवाहिर में किसकी कथा है? तो राजा हंस की और रानी जवाहिर की कथा है। कासिम शाह सूफी काव्यधारा के कवि हैं और सूफी काव्यधारा को प्रेम मार्गी काव्यधारा भी कहा जाता है। जैसी प्रेम मार्गी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। 16वां प्रश्न है, चित्रावली किस कवि की रचना है? विकल्प हैं नूर मोहम्मद, कुतुबन, उस्मान, शेख नबी। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। चित्रावली उस्मान की रचना है और इसका रचनाकाल 1631 ईस्वी है। और इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा अवधी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चित्रावली को पद्मावत की छाया प्रति कहा है। अब यहाँ पे प्रश्न बन जाता है कि पद्मावत की छाया प्रति डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको कहा है? किस प्रश्न का सही उत्तर होगा? चित्रावली को कहा है। 17वां प्रश्न है, चिंतामणि त्रिपाठी से कौन विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है? विकल्प हैं नंद दुलारे वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी से हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो निबंधों का संग्रह लिखा है
उसका नाम उन्होंने रखा है चिंतामणि। तो प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 18वां प्रश्न है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। इन लाइनों में कौन सा छंद प्रयुक्त है? विकल्प हैं रोला, चौपाई, दोहा, सोरठा। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। इन पंक्तियों में सोरठा छंद का प्रयुक्त हुआ है। सोरठा मात्रिक छंद होता है और यह दोहा का ठीक उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और जो सम चरण होते हैं उनमें 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा में इसका उल्टा होता है। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। 19वां प्रश्न है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यह लाइनें किस काव्यकृति से उद्धृत हैं? विकल्प हैं कामायनी, उर्वशी, यशोधरा, साकेत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। यह लाइनें कामायनी से ली गई हैं। कामायनी के रचयिता कौन हैं? किस कवि ने कामायनी को लिखा है? इस प्रश्न का उत्तर है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। कामायनी की रचना विधा क्या है? तो कामायनी की रचना विधा महाकाव्य है। और कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? तो कामायनी का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। 20वां प्रश्न है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? किसकी पंक्ति है? किसकी लाइनें हैं यह? विकल्प है साकेत, मैथिली शरणगुप्त, संशय की एक रात, नरेश मेहता, राम की शक्ति पूजा, निराला, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, यह लाइनें किस रचना में आई हुई हैं और किस कवि द्वारा लिखी हुई हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर यह लाइनें साकेत से ली गई हैं, जिसको मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है। और साकेत की रचना विधा क्या है? तो साकेत एक महाकाव्य है। साकेत का प्रकाशन कब हुआ था? तो साकेत 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब आपके लिए एक प्रश्न है, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दे देंगे। प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में मिला? विकल्प हैं 1968 ईस्वी, 1982 ईस्वी, 1978 ईस्वी, 1972 ईस्वी। तो उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि नए वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको समय से और तुरंत प्राप्त हो। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।